हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत उसने राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया है। क्या है निर्णय, चलिए जानते हैं इन न्यूज के प्रोग्राम में। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, यानी खबर का सामान्य परिचय लेने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कोई विधेयक, कोई भी राज्य विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल द्वारा उस पर 4 विकल्प होते हैं कि वो उस विधेयक पर किस प्रकार का निर्णय लेगा। उसमें से एक विकल्प ये भी होता है कि अगर राज्यपाल आवश्यक समझे तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। जैसे ही राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, वैसे ही संविधान का आर्टिकल 201 इन्वोक हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस विधेयक पर किस प्रकार से निर्णय लेगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 201 में दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के राज्य विधेयकों पर एक प्रकार का अनिश्चित काल का विलंब नहीं हो सकता, और उसने समय सीमा इसके अंतर्गत निर्धारित करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह काम किया है कि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया है? 3 महीने की समय सीमा का निर्धारण कर दिया है। यानी राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक जो उसके पास राज्यपाल द्वारा विचारार्थ के लिए भेजा जाता है तो उस पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। और अगर राष्ट्रपति 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं लेता है तो उसके कारणों का भी उसे उल्लेख करना होगा। यानी यदि 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो कारण दर्ज किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसकी जानकारी संबंधित राज्य को भी दी जानी चाहिए, यानी संबंधित राज्य को भी इस बारे में सूचना प्राप्त करने का एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्धारित करने की कोशिश की है। न्यायालय का मुख्य रूप से जोर इस बात पर है कि किसी भी राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा लंबी या अनुचित देरी क्या करती है, संविधान के संघीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो सहकारी संघवाद का सीधे तौर पर मतलब है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उस शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत दोनों ही सरकारों को आपसी सहयोग के माध्यम से प्रशासन का संचालन करना चाहिए। और इसलिए अगर यहां पर कहीं भी किसी भी प्रकार का असहयोग होता है तो वो हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक व्यवस्था नहीं होगी, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के एक विपरीत व्यवस्था होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। अपनी तरह का पहला निर्णय इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों लिया गया है? आप जानते हैं कि हाल ही में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल RN रवि के मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अनिश्चित काल तक तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना वस्तुतः अपने आप में तर्कसंगत नहीं है, वो अवैध है और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। उसी का अब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो निर्णय हाल ही में सार्वजनिक किया गया है, और जब वो सार्वजनिक किया गया तो उसके अंतर्गत पता चला कि आर्टिकल 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार से जो राज्यपाल द्वारा विधेयक भेजे जाते हैं उसके अंतर्गत समय सीमा का निर्धारण करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए दिया है क्योंकि अनुच्छेद 201 में किसी प्रकार की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालय ने यह कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधेयकों पर, तो इस प्रकार का जो विलंब है ये अपने आप में मनमाना होने को भी व्यक्त करता है, और ये राष्ट्रपति को भी तर्कसंगत तरीके से ही एक प्रकार से निर्णय करना चाहिए। और अगर विलंब मनमाना है तो ये विधायी प्रक्रियाओं को, यानी जो राज्य की विधायी प्रक्रियाएं हैं उनको अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है, जो कि एक सहयोगात्मक संघवाद के लिए सही स्थिति नहीं है। साथ ही निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक जनता के जनादेश को प्रतिबिंबित करते हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार की विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में देरी लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर विधेयकों पर निष्क्रियता अपनाई जाती है, उन पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता और बिना स्पष्टीकरण के देरी की जाती है,
तो ये निष्पक्षता, फेयरनेस और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों के भी विरुद्ध जाता है। साथ ही न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण आयोगों और गृह मंत्रालय के एक ऑफिस मेमोरेंडम का भी उल्लेख किया। गृह मंत्रालय के 2016 के कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने की सीमा की सिफारिश 2016 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में भी अभिव्यक्त हुई है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्यों के संबंध के विषय में दो महत्वपूर्ण आयोगों का भी उल्लेख न्यायालय ने किया। एक सरकारी आयोग 1983 और एक पुंछी आयोग 2007। दोनों ही आयोगों ने आर्टिकल 201 के अंतर्गत एक समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो इसका भी हवाला न्यायालय के द्वारा दिया गया है, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग का भी, कि उन्होंने भी इस प्रकार की सिफारिश की थी कि आर्टिकल 201 के अंतर्गत समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अब हम आर्टिकल 200, 201 और 111 की पूरी व्यवस्था देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। आप जानते हैं कि जब भी कोई राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसे अनुमति प्राप्त करने के लिए किसके पास भेजा जाता है? राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के अंतर्गत 4 विकल्प होते हैं। इस विधेयक पर वो मंजूरी प्रदान कर सकता है, सहमति दे सकता है, या अपनी सहमति को रोक भी सकता है, यानी विद होल्ड कर सकता है, उसको सहमति को रोक सकता है, अपने पास ही विधेयक रखता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित रख सकता है, या इसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को भेज सकता है। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को राज्यपाल नहीं भेज सकता है। यहां पर यह अंतर करने की आवश्यकता है। यदि किसी विधेयक पर पुनर्विचार राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है और उसे पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के पास एक ही विकल्प होता है कि वो विधेयक पर अपना एसेंट देगा, यानी अपनी स्वीकृति देगा। यह निर्णय किया जाता है। अगर कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है तो ये आर्टिकल 200 में राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेगा, ये आर्टिकल 200 में निर्धारित नहीं है। तुरंत आर्टिकल कौन सा इन्वोक हो जाता है? आर्टिकल 201 इन्वोक हो जाता है, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है और जो तब लागू होता है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। यहां पर राष्ट्रपति के पास दो महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। एक, वो विधेयक को मंजूरी प्रदान कर सकता है, या वो भी विधेयक को विदहोल्ड कर सकता है, मंजूरी को रोक सकता है। और यहां पर निर्णय कितने समय में लेगा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी किसी भी प्रकार की समय सीमा का निर्धारण इसके अंतर्गत नहीं किया गया है आर्टिकल 201 के अंतर्गत। और यहीं पर यह पूरा मुद्दा तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर RN रवि का हमारे सामने आता है। यह सामने इसलिए आता है क्योंकि नवंबर 2023 में तमिलनाडु विधानसभा ने 10 ऐसे विधेयक थे जो कि पुनर्विचार के बाद भी पारित कर दिए, और इन 10 विधेयकों को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया, राष्ट्रपति के विचार के लिए इनको आरक्षित कर दिया। और अब तक इन पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करने की कोशिश की है। 3 महीने की समय सीमा का निर्धारण किया है और यह भी कहा है कि अगर देरी होती है 3 महीने में, निर्णय नहीं होता है 3 महीने में, तो उसके कारण भी दर्ज करने होंगे और राज्यों को या संबंधित राज्य को उसके बारे में इन्फॉर्म्ड भी करना होगा, सूचित भी करना होगा। अगर हम संघीय विधायिका की बात करते हैं, यानी हम संसद की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनुमति प्रदान करने से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहां पर है? संविधान के आर्टिकल 111 में है। यानी अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत 2 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? एक प्रकार से आप कह सकते हैं 3 विकल्प होते हैं। या तो वो सहमति देता है, या सहमति रोक सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है, धन विधेयक को छोड़ करके। यहां भी धन विधेयक पर एक निर्बंधन लगाने का प्रयास किया गया है। यदि संसद द्वारा पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि समय सीमा का निर्धारण कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 201 के अंतर्गत अब समय सीमा निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करने का प्रयास किया गया है। अब इस निर्णय की आलोचना भी हो रही है, कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और कई विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तुतः ये एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही निर्णय लिया गया है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका
और विधायिका के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। दोनों ही तर्कों को देख लेते हैं। एक तर्क यह है कि न्यायिक अतिक्रमण के पक्ष में क्या तर्क है, यानी क्या ये जो निर्णय दिया है इस सुप्रीम कोर्ट का वस्तुतः न्यायिक अतिक्रमण है। तो न्यायिक अतिक्रमण के पक्ष में विशेषज्ञों ने क्या कहा है कि न्यायिक अतिक्रमण हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी समय सीमा का निर्धारण नहीं कर सकता जिसके बारे में संविधान खुद मौन है। अगर संविधान ही समय सीमा का निर्धारण नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय समय सीमा का निर्धारण क्यों कर रहा है? और अगर सर्वोच्च न्यायालय समय सीमा का निर्धारण कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में एक हस्तक्षेप भी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सिफारिश के आधार पर काम करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर काम करते हैं। कार्यपालिका के एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो निर्णय लेती है, मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति काम करते हैं। और अगर आप राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप मंत्रिपरिषद के लिए समय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये कार्यपालिका में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। ये निर्णय विशेष रूप से संघीय ढांचे और संवैधानिक विवेकाधिकार से संबंधित मामलों में, यानी कई मामलों में राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। और अगर इस प्रकार राष्ट्रपति को भी संवैधानिक विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है और इस तरह के मामलों में अगर किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा का निर्धारण होता है तो वो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे का उल्लंघन है, उनके संवैधानिक विवेकाधिकार की शक्ति में हस्तक्षेप के समान है। और मुख्य चिंता यही है कि राष्ट्रपति को दिया गया निर्देश शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ एक टकराव पैदा करता है, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। और इसलिए अगर न्यायपालिका किसी भी प्रकार से कार्यपालिका के लिए कोई एक समयबद्ध कार्य निश्चित करती है तो वो कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में एक हस्तक्षेप भी माना जा सकता है। तो ये एक तर्क की बात हुई। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये निर्णय सही है और न्यायिक अतिक्रमण के विरुद्ध उन्होंने तर्क दिया है कि इस निर्णय के माध्यम से किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यतः इस बात पर जोर दिया है कि अगर विधेयकों पर सहमति या असहमति या निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की समय सीमा का अभाव है तो ये अपने आप में अनंत विलंब का संकेत नहीं हो सकता, इसको अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। जब संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं मनमाने ढंग से कार्रवाई करने में देरी करते हैं तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। समुचित हस्तक्षेप करने का न्यायपालिका का अधिकार है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायी प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार से पंगु न हो और जांच और संतुलन एक महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, ये भी न्यायालय का कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उसको वो भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है और संवैधानिक अनुशासन के साथ इन सभी चीजों का पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को भी एक संवैधानिक अनुशासन बनाए रखते हुए त्वरित गति से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए। मौजूदा कार्यकारी निर्देश का मतलब होम जो गृह मंत्रालय का वर्ष 2016 के ऑफिस मेमोरेंडम है, और जो विशेषज्ञ आयोग है, चाहे वो सरकारी आयोग हो चाहे वो पूंछी आयोग हो, उनकी सिफारिशों के आधार पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है ये सहकारी संघवाद की भावना का ही एक प्रकार से फॉलो करता है, उसी के अनुरूप भी है। सहकारी संघवाद मतलब राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और इस शक्तियों का विभाजन संविधान के आधार पर, और दोनों ही प्रशासन का जो संचालन करेंगे वो इस शक्तियों के विभाजन के अनुरूप करेंगे प्रशासन के संचालन को, ताकि दोनों के बीच एक सहयोग की स्थापना लगातार चलती रहे, सहयोग के आधार पर प्रशासन का बेहतर संचालन होता रहे। तो इसको कुछ विशेषज्ञों ने किसी भी प्रकार से न्यायिक अतिक्रमण नहीं माना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। किससे संबंधित है? आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है, ऑफलाइन बैच है। आप 87501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात को भी समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, और अपग्रेड
अपग्रेडेड जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसके 3 महत्वपूर्ण फीचर हैं। एक है एआई समरी, आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, अब आप एआई समरी के माध्यम से अपने लंबे लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा फीचर है एआई क्विज, इसके माध्यम से जो भी लेक्चर आपका चल रहा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे ताकि आप त्वरित गति से अपना मूल्यांकन कर सकें कि किसी लेक्चर को आप कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं। और तीसरा है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है जिसके माध्यम से अगर कोई भी संशय आपके मन में आता है लेक्चर के दौरान तो आप तुरंत उस प्रश्न को पूछिए, तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो अब दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आईएसजीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी आपकी और बेहतर हो सकती है। तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और एआई फीचर का लाभ उठाइए। अब आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन आयोग या आयोगों ने अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा संदर्भित विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय करने की सिफारिश की थी? आपके सामने ऑप्शन है सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।